अमेरिका के बफेलो में हुई गोलीबारी में 10 की मौत नस्ली हमला मानकर की जा रही है जांच। न्यूयॉर्क की गवर्नर बोली, हिल गया भरोसा। To see that sense of security shattered by an individual, a white supremacist who has कांग्रेस ने उदयपुर चिंतन शिविर में दिया भारत जोड़ो का नारा। सोनिया ने कहा, हम जीतेंगे। बीजेपी आरएसएस पर बरसे राहुल गांधी। हम सड़क पे उतरेंगे और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से जैसे कांग्रेसी लड़ते हैं, पूरा दम लगा के हम लड़ेंगे। और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने थॉमस कप में रचा इतिहास। इंडोनेशिया को फाइनल में 3-0 से हराया। खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार। बीबीसी समाचार। भारत ने बैडमिंटन के थॉमस कप में इतिहास रच दिया है। भारतीय खिलाड़ियों ने फाइनल में बिना कोई मैच गंवाए कप अपने नाम कर लिया। भारत ने फाइनल में इंडोनेशिया को हराया। भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है। भारत को लक्ष्य सेन ने बढ़त दिलाई। डबल्स मुकाबले में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीत हासिल की। तीसरा मैच किदाम्बी श्रीकांत ने जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों ने खिलाड़ियों को जीत पर बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उनके देश को हेट टेररिज्म रोकने के लिए अपनी ताकत के मुताबिक सब कुछ करना चाहिए। उनका ये बयान अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में हुई गोलीबारी की घटना के बाद आया है। बफेलो शहर की एक सुपरमार्केट में 18 साल के एक युवक ने गोलियां चलाकर 10 लोगों की जान ले ली। मरने वालों में ज्यादातर काले लोग हैं। FBI इसे नस्ली हमला मानकर जांच कर रही है। पुलिस ने बताया है कि हमलावर करीब 300 किलोमीटर गाड़ी चलाकर वहां पहुंचा था। वो हमले की लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहा था। फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि उनका देश नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन करेगा। राष्ट्रपति सॉली निनिस्तो ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया है। प्रधानमंत्री सना मारिन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में संसद भी इस फैसले पर मुहर लगा देगी। नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि यूक्रेन की लड़ाई रूस की योजना के मुताबिक आगे नहीं बढ़ रही है। नेटो के विदेश मंत्रियों की मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि रूस अपने रणनीतिक लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहा है। डोनबास में उनका आक्रामक अभियान थम सा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन इस लड़ाई को जीत सकता है। उन्होंने कहा कि नेटो देशों को यूक्रेन को अपना समर्थन जारी रखना चाहिए। जर्मनी ने कहा कि यूक्रेन को जब तक जरूरत होगी वो उसे सैन्य मदद मुहैया कराएगा। पाकिस्तान में पेशावर के सरबंद इलाके में सिख समुदाय के 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों लोग बाटा ताल बाजार में मसाले की दुकान चलाते थे। मरने वालों की पहचान 42 साल के सरजीत सिंह और 38 साल के रणजीत सिंह के रूप में की गई है। इस मामले में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। पाकिस्तान पुलिस के मुताबिक संदिग्ध चरमपंथियों के हमले में 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक उत्तरी वजीरिस्तान में एक सैन्य वाहन को आत्मघाती बम के जरिए निशाना बनाया गया। मरने वालों में 3 बच्चे हैं जो सड़क के करीब खेल रहे थे। डॉक्टर माणिक साहा ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। बीजेपी नेता विप्लव देव ने कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद माणिक साहा को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। विप्लव देव ने ही विधायक दल की बैठक में डॉक्टर साहा के नाम का प्रस्ताव रखा। साल 2018 में विप्लव देव को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। उसके बाद डॉक्टर साहा को प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था। त्रिपुरा में अगले साल चुनाव होने हैं। देश में 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 2487 नए मामले सामने आए हैं। अब देश में कुल एक्टिव केस 17,692 हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते एक दिन में कोरोना संक्रमण से 13 मरीजों की जान गई है। ये थे 7:30 बजे तक के प्रमुख समाचार। बीबीसी हिंदी के डिजिटल बुलेटिन दिन भर के साथ फेसबुक और यूट्यूब पर जुड़े सभी श्रोताओं का अभिवादन। जिंदगी में अक्सर अलग अलग भावनाओं का मेल दिखता है।
कहीं निराशा तो कहीं उम्मीद दिखती है, कभी खुशी और गम एक ही धरातल के दो छोर पर एक साथ दिखते हैं। आज के दिन की जो सबसे बड़ी खबरें हैं उनमें भी ये तमाम भाव मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया से आई हादसे की एक खबर ने पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस को निराश कर दिया। 46 साल के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंस की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं दोपहर में भारतीय बैडमिंटन टीम ने अपनी ऐतिहासिक कामयाबी से दुनिया भर में फैले अपने फैंस को वो खुशी दी जो उम्मीद के परे माने जा रही थी। उन्होंने प्रतिष्ठित थॉमस कप भारत की झोली में डाल दिया। वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का राजस्थान के उदयपुर चिंतन शिविर कार्यकर्ताओं के लिए एक नई उम्मीद की वजह बना। कम से कम पार्टी के बड़े नेता तो इसी दिशा में कोशिश करते दिखे। इन तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे आज दिन भर में, लेकिन सबसे पहले बात अमेरिका की, जहां न्यूयॉर्क राज्य में एक 18 साल के युवक ने बफेलो की सुपरमार्केट में अंधाधुंध गोलियां चलाकर 10 लोगों की जान ले ली। मरने वालों में ज्यादातर काले लोग हैं। FBI इसे नस्ली हमला और हेट क्राइम मानकर जांच कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका को हेट टेररिज्म पर रोक लगाने के लिए अपनी ताकत के मुताबिक सब कुछ करना चाहिए। पूरी रिपोर्ट सुनिए नवीन नेगी से। गोलियों की आवाज, चीख पुकार और भगदड़। न्यूयॉर्क के बफेलो की सुपरमार्केट पर हुए हमले की तस्वीरें कई लोगों के जहन से हट नहीं रही हैं। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचल भी ऐसे लोगों में से एक हैं। उन्होंने गोलीबारी को एक सोची समझी और क्रूर घटना बताया है। To see that sense of security shattered by an individual, a white supremacist who has गवर्नर कैथी होचल कह रही थीं कि ये देखना कि एक व्यक्ति ने सुरक्षा की भावना को हिला कर रख दिया, ये एक वाइट सुप्रीमेसिस्ट है जिसने सोच समझकर और क्रूरता के साथ आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है। उसके खिलाफ अभियोग चलाया जाएगा। उसने पास के स्टोर में खाने पीने का सामान खरीदने गए लोगों को निशाना बनाया। इस घटना से ये सोचकर हमारे दिलों को चोट पहुंची है कि ऐसे शैतान यहाँ छुपे बैठे हैं। पुलिस के मुताबिक हमलावर की पहचान 18 साल के पैटन ग्रेडन के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि हमलावर 300 किलोमीटर की ज्यादा दूरी से गाड़ी चलाकर बफेलो पहुंचा था। उसने सुपरमार्केट की कार पार्किंग से गोली चलाना शुरू किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वो गाड़ी से निकला तब उसके पास काफी हथियार थे। उसने हेलमेट और सैनिकों के अंदाज में कपड़े पहने हुए थे। उसके पास कैमरा भी था जिससे वो हमले की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। पुलिस के मुताबिक गार्ड के तौर पर काम कर रहे एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने हमलावर को गोली मारने की कोशिश की। हमलावर ने उनकी भी जान ले ली। हमले में कुल 13 लोगों को गोली लगी। इनमें से 10 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पीड़ितों में ज्यादातर काले लोग हैं। तीनों घायल सुपरमार्केट के कर्मचारी हैं और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर नस्ली गालियां दे रहा था और गोलियां चला रहा था। रिपोर्टों के मुताबिक उसके हथियार पर भी आपत्तिजनक बातें लिखी हुई थीं। हमले के बाद उसने हथियार डाल दिए और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि उसने इंटरनेट पर वाइट सुप्रीमेसिस्ट मैनिफेस्टो पोस्ट किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घृणित कृत्य बताते हुए इस हमले की निंदा की है। बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका हेट टेररिज्म पर रोक लगाने के लिए अपनी ताकत के मुताबिक सब कुछ करना चाहिए। बफेलो के मेयर बी ब्राउन ने इसे एक बुरा सपना बताया। बफेलो में एरी काउंटी के अटॉर्नी जॉन फ्लिन ने बताया कि हमलावर पर हत्या का अभियोग लगाया गया है। Individual has been arraigned on murder in the first degree, which is the highest murder charge in New York State. जॉन कह रहे थे कि इस व्यक्ति पर हत्या के फर्स्ट डिग्री का आरोप लगाया गया है। न्यूयॉर्क राज्य में ये हत्या के मामले में सबसे कड़ा अभियोग है। इसमें आजीवन कारावास की सजा होती है। पेरोल भी नहीं दिया जाता है। ये राज्य में सबसे कड़ी सजा है। जज ने फॉरेंसिक जांच के आदेश दिए हैं। 5 दिन तक सुनवाई जारी रहेगी। हमने उसे सलाखों के पीछे भेजने के लिए उचित कदम उठाए हैं। शनिवार के हमले को अमेरिका में 2022 में हुई मास शूटिंग की सबसे बड़ी घटना बताया जा रहा है। FBI के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में अमेरिका में 12 साल में सबसे ज्यादा हेट क्राइम हुए और 10,000 से ज्यादा लोगों को नस्ल, लिंग और धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया।
रिपोर्ट सुना रहे थे नवीन नेगी। कई श्रोता इस खबर पर टिप्पणी कर रहे हैं। शैलेंद्र सुमन लिखते हैं, बहुत दुख की बात है। शंभू शरण लिखते हैं, दुनिया में बढ़ती हिंसा का कारण दक्षिण पंथियों का बढ़ता प्रभाव ही लगता है। जगदीश नारायण त्रिवेदी से अति दुखद लिख रहे हैं। परमवीर रावत ने भी संवेदना जाहिर की है। गंगा सिंह रावत लिखते हैं, अमेरिका में नस्ली हमला कोई नई बात नहीं है। हम आगे खेल की दुनिया की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बात कांग्रेस के चिंतन शिविर की। ये राजस्थान के उदयपुर में आयोजित किया गया था। आज इसका आखिरी दिन था। कांग्रेस ने समापन सत्र में बताया कि इसमें भारत जोड़ो का नारा दिया गया है। पार्टी ने आगे की योजनाएं भी बताई। 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो यात्रा निकालने का इरादा है पार्टी का। 15 जून से पार्टी ने जन जागरण अभियान चलाने का ऐलान किया है। आज समापन सत्र में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर तीखा हमला किया। क्या हुआ समापन सत्र में, आज ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा। जी दिलनवाज, क्या हुआ आज? जी वासिला राय, कांग्रेस पार्टी इस चिंतन शिविर को नव संकल्प शिविर कह रही है। वैसे पार्टी के लिए चिंता की ही बात है कि जिस तरीके से वो पिछले करीब 1 दशक में सिमटती चली जा रही है। भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अगर आज अपने संघर्ष के लिए अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे तो कहना गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात सुनते हैं अजय माकन की, जिन्होंने कहा कि वक्त है भारत को जोड़ने का। कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रहे हैं कि देश में ऐसी ताकतें हैं जो भारत को तोड़ने के लिए काम करती हैं। सुनते हैं अजय माकन को। साल 2022 का नारा है भारत जोड़ो। यही है उदयपुर का नव संकल्प, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। वहीं कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने नारा दिया, वी शैल ओवरकम। ये नारा तब दिया जाता है जब कोई विपत्ति में होता है, मुश्किल में होता है और उसे रोशनी देखनी होती है। तो उन्होंने एक उम्मीद देने की कोशिश की, कार्यकर्ताओं को ये भरोसा देने की कोशिश की कि पार्टी के लिए हालात भले ही जो भी कुछ हों, लेकिन पार्टी इन हालात से उबरने के लिए काम करेगी। We will overcome. We will overcome. We will overcome. That is our determination. That is our नव संकल्प। कांग्रेस पार्टी के इस नव संकल्प शिविर का समापन राहुल गांधी के भाषण के साथ हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन जनता से टूटा है और ये सभी को मानना होगा और एक बार फिर जनता से वही कनेक्शन जोड़ने की ज़रूरत है। राहुल गांधी ने महंगाई और देश में इस समय मौजूद दूसरे अन्य मुद्दों पर भी बात की। एक तरफ बेरोजगारी, युवाओं को रास्ता नहीं दिख रहा है, महंगाई, और दूसरी तरफ आप हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हो। हिंदुस्तान के बीच में जो बातचीत होती है, कॉन्वर्सेशन होता है, उसको बंद कर रहे हो। जरूर आग लगेगी और हमारी जिम्मेदारी है कि वो आग ना लगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता के बीच में जाएं और जनता से कहें कि आपको बांटा जा रहा है, आपको तोड़ा जा रहा है, और इससे देश मजबूत नहीं होता है, इससे देश कमजोर होता है, इससे आपको हमें फायदा नहीं होगा, इससे नुकसान ही नुकसान होगा। और ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही सबकी पार्टी है। रीजनल पार्टीज कोई किसी जात की है, वो सबकी नहीं है। यही एक पार्टी है जो पूरे देश की पार्टी है। तो मैं आपको यह कहना चाहता था कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम सड़क पे उतरेंगे और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से जैसे कांग्रेसी लड़ते हैं, पूरा दम लगा के हम लड़ेंगे। दिलनवाज पाशा, राहुल गांधी लड़ने की बात कर रहे हैं, सड़क पर उतरकर लड़ने की बात कर रहे हैं। कई श्रोता भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन्होंने ये कमेंट भी सुने, आपको भी सुना, और उनमें से कई लोग टिप्पणी भी कर रहे हैं। और एक हमारे श्रोता हैं सिंह धारा, वो लिखते हैं कि कांग्रेस के चिंतन शिविर में जोश भर जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा है। तो कई लोग डाउट भी कर रहे हैं। क्या लगता है, मतलब एक जोश दिलाने की कोशिश जो नेताओं ने की है, क्या वो धरातल तक उतरेगा? क्योंकि एक श्रोता की मैं टिप्पणी देख रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में संगठन कमज़ोर है, चिंतन होता है लेकिन उस पर अमल नहीं होता।
देखिए वात्सल्य, राजनीति में सबसे अहम होता है संदेश। अगर एक राजनेता या राजनीतिक दल अपने संदेश को देश की जनता या अपने पर्सपेक्टिव वोटर्स तक पहुंचा देती है तो कामयाब हो जाता है। कांग्रेस के साथ इस समय सबसे बड़ी समस्या ये है कि भले ही वो नैतिक स्तर पर या दिखाने के लिए कितनी भी अच्छी बातें करें, लेकिन उनके पास आज वो स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है कि अपने कार्यकर्ताओं से आगे उस संदेश को आम जनता तक ले जा सकें। हम जिस दौर में हैं, टेक्नोलॉजी एक बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। जो अपोजिशन कांग्रेस पार्टी का है, नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी, वो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उनके पास सबसे सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो अगर हम वास्तविकता की बात करें तो बीजेपी को उस मोर्चे पर टक्कर देने के लिए आज की परिस्थिति में कांग्रेस को बहुत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है, नया सोचने की ज़रूरत है। अब सवाल यही है कि क्या इस 3 दिन के चिंतन शिविर में पार्टी कुछ नया सोच पाई है? जो हम सुन रहे हैं ये सब बातें तो ये नेता पहले भी करते रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा इस पूरे अपडेट के लिए। अगली खबर त्रिपुरा से, जहां डॉक्टर माणिक साहा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उन्हें बिप्लब कुमार देव की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया है। साहा 69 साल के हैं। त्रिपुरा में अगले साल ही चुनाव होने हैं और बताया जाता है कि बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है और इसे ध्यान में रखते हुए ही बदलाव किया है। पूरी रिपोर्ट सुने दिलीप कुमार शर्मा से। ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से महज 10 महीने पहले बीजेपी ने डॉक्टर माणिक साहा को नए सीएम के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी है। रविवार को राजभवन में शपथ ग्रहण करने के बाद डॉक्टर साहा ने कहा कि राज्य में उनकी पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। दरअसल बीजेपी एक साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति के नाम पर अगला विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है और प्रदेश के बीजेपी नेताओं में डॉक्टर साहा की छवि काफी अच्छी मानी जाती है। हालांकि डॉक्टर साहा ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में एक भी बड़ा चुनाव नहीं जीता है। इसी साल मार्च में डॉक्टर साहा त्रिपुरा की एकमात्र सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। राजनीति में कदम रखने से पहले पैसे से डेंटल सर्जन डॉक्टर साहा त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे। साल 1976 में प्री मेडिकल आंदोलन में बतौर एक छात्र नेता अहम भूमिका निभा चुके डॉक्टर साहा कांग्रेस में लंबे समय रहने के बाद 2016 में बीजेपी में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन्हें 2018 के विधानसभा चुनाव में बूथ प्रबंधन कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी और इस दौरान उन्होंने जमीनी स्तर पर बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए काफी मेहनत की, जिसके फलस्वरूप पार्टी ने 2020 में उन्हें त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया। त्रिपुरा में इस नए राजनीतिक बदलाव पर राज्य के वरिष्ठ वकील और राजनीतिक विश्लेषक संदीप दत्ता चौधरी ने बीबीसी से कहा। आज जो महल है इस महल में थोड़ा एंटी गवर्नमेंट फैक्टर है। लोग बोलते हैं क्या ये वो जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट ही आएगा। व्हाट द कमिटमेंट दे हैड गिवन टू द people that did not maintain that assurance, that 7th pay commission and all these things. So people are, they have given an eyewash by removing Mr. Dev. दरअसल बिप्लब देव के खिलाफ कई कारणों से काफी विरोधी लहर थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री के तौर पर उनके कामकाज से केंद्रीय नेतृत्व काफी नाखुश था। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि इससे पहले भी बीजेपी ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस कदर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को हटाकर पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान सौंपी थी, ठीक वैसा ही प्रयोग त्रिपुरा में किया गया है। त्रिपुरा विधानसभा की 60 सीटों के लिए अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी, गुवाहाटी। राजनीति में प्रयोग जारी है। इस बीच कुछ श्रोता हमारे टिप्पणी भी कर रहे हैं। तौहीद अहमद लिखते हैं, इधर कुछ दिनों से श्रोताओं की टिप्पणी कार्यक्रम में शामिल नहीं की जा रही है। डीके परमार को भी लगता है कि उनसे कोई गिला शिकवा है। किसी भी श्रोता से कोई शिकवा नहीं है। सभी श्रोता हमारे लिए बहुत सम्मानित हैं। जिनके नाम हम ले पाते हैं कार्यक्रम में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नाम ले सकें। और आगे बढ़ते हैं, बात वाराणसी की, जहाँ ज्ञानवापी मस्जिद का आज दूसरे दिन भी निरीक्षण हुआ। निरीक्षण कल यानी सोमवार को भी जारी रहेगा। वाराणसी के जिलाधिकारी ने एक बयान जारी कर बताया है कि 3 कोर्ट कमिश्नर ने आज सभी पक्षकारों की मौजूदगी में सुबह 8 बजे से निरीक्षण किया। वादी पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने क्या कहा वो सुन लीजिए। कमीशन की कार्रवाई हुई है, अच्छा कार्रवाई हुई है, वीडियोग्राफी हुई है। कमिश्नर महोदय विशाल सिंह की अध्यक्षता में अजय मिश्रा, अजय सिंह अच्छे से और उनके सहयोगी से बड़ा काम किए हैं और रिपोर्ट के बाद सब पता चल जाएगा। 8 बजे कमीशन कार्रवाई आना है। मुझे यह नहीं पता है कि कमिश्नर महोदय 1 घंटा में खत्म करेंगे कि 2 घंटा में कि 4 घंटा में।
ये थे वादी पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में थे। उन्होंने वहां दावा किया कि उत्तर प्रदेश में आज हर व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। ये शायद वो उन लोगों को जवाब दे रहे थे जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। सुनिए उनके भाषण का एक हिस्सा। निवेश की जो बुनियादी शर्त होती है वह है सबसे पहले सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर के रूप में ली जा रही है। आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर रामनवमी, हनुमत जयंती और ईद के अवसर पर पूरी तरह शांति और सौहार्द का वातावरण रहा। हर व्यक्ति ने विकास की योजनाओं पर ध्यान देना प्रारंभ किया, अनावश्यक मुद्दों से अपने आप को दूर रखा। दूसरा ऐतिहासिक कार्य उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया। शासन ने अपेक्षा रखी कि सड़कें चलने के लिए होनी चाहिए। आस्था के स्थल धर्मस्थल होते हैं और सड़क पर किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधियां इस दौरान नहीं हुई हैं। तीसरा, हम अपनी आस्था को किसी पर जबरन नहीं थोप सकते और इस दिशा से जब सरकार ने तय किया कि किसी भी धर्मस्थल पर माइक की ध्वनि उसके परिसर के बाहर नहीं आना चाहिए, 1 लाख से अधिक माइक या तो धर्मस्थलों से उतरे हैं या उनकी आवाज धीमी हो गई है। ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सरकार की प्राथमिकताओं की बात कर रहे थे। और अब बात भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के कमाल की। भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार थॉमस कप का खिताब अपने नाम किया है। भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा 14 बार खिताब जीतने वाले इंडोनेशिया को पहले 3 मैच में हराकर खिताब अपने नाम किया। पूरी रिपोर्ट सुनिए अभय कुमार सिंह से। भारतीय खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने तीसरे मुकाबले के दूसरे गेम में 22-21 के स्कोर पर जब दाहिनी तरफ स्मैश लगाया तो स्टेडियम ही नहीं दुनिया भर के भारतीय बैडमिंटन फैंस को ऐतिहासिक पल से रूबरू कराया। जीत का ऐलान होते ही भारतीय खिलाड़ी, कोच और बाकी स्टाफ ने कोर्ट में किदाम्बी श्रीकांत को घेर लिया। ये ऐसा पल था जिसकी किसी भारतीय ने उम्मीद तक नहीं की थी। इस जीत की तुलना 1983 में कपिल देव की अगुवाई वाली भारतीय टीम के क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने से की जा रही है। पहले लक्ष्य सेन और उसके बाद सात्विक चिराग की जोड़ी की जोरदार शुरुआत के बाद किदाम्बी श्रीकांत पर भारत को विजेता के पद तक पहुंचाने का जबरदस्त दबाव था। उन्होंने इस दबाव में अपना खेल बिखरने नहीं दिया और 21-15, 23-21 से जीत हासिल की। आज की जीत का श्रेय खिलाड़ियों के साथ कोचिंग टीम को भी दिया जा रहा है। भारतीय टीम 2018 और 2020 दोनों ही मौक़ों पर पदक जीतने के दावेदार के तौर पर गई थी, लेकिन दोनों ही मौक़ों पर अपनी चुनौती को क्वार्टर फाइनल से आगे बढ़ाने में सफल नहीं हो सकी थी। फाइनल मुकाबले की बात करें तो सबसे पहले कमाल लक्ष्य सेन ने दिखाया। पहला गेम हारने के बाद लक्ष्य सेन ने शानदार वापसी करते हुए विश्व रैंकिंग में 5वें नंबर के खिलाड़ी एंथनी गिटिंग को 8-21, 21-17, 21-16 से हरा दिया। इसके बाद डबल्स मुकाबले में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंडोनेशिया के मोहम्मद अहसन और केविना संजया सुकामुलिजो को हरा दिया। पहले गेम में मिली हार के बाद सात्विक चिराग ने शानदार वापसी करते हुए इंडोनेशियाई जोड़ी को 18-21, 23-21, 21-19 से हरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत की बधाई देते हुए ट्विटर पर लिखा है कि थॉमस कप में भारत की जीत से पूरा देश उत्साहित है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे अभूतपूर्व जीत बताते हुए भारतीय टीम के लिए 1 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है। रिपोर्ट सुना रहे थे अभय कुमार सिंह। क्रिकेट फैंस के लिए एक निराश करने वाली खबर आई। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का एक कार हादसे में निधन हो गया। वो 46 साल के थे। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई ऊंचाइयों को छुआ तो कुछ मौके पर विवाद में भी घिरे रहे, लेकिन खेल के लिए उनका लगाव उन्हें खास बनाता है। कई मौजूदा और पूर्व क्रिकेटरों ने उनके निधन पर शोक जाहिर किया है। सुनिए भूमिका राय की रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड के टाउन्सविले में बीती रात करीब 11 बजे एक कार हादसा हुआ। इस कार में पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स सवार थे। पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि तेज रफ्तार होने के कारण कार सड़क पर पलट गई। आईसीसी से मिली जानकारी के मुताबिक साइमंड्स गाड़ी में अकेले ही थे। हादसा इतना गंभीर था कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। एंड्रयू साइमंड्स एक समय ऑस्ट्रेलिया की टीम का अहम हिस्सा थे। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में बेमिसाल माने जाते थे। उन्होंने साल 1998 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला वनडे और साल 2004 में श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला था। साइमंड्स ने वनडे में 5088 और टेस्ट मैच में
1462 रन बनाए। एंड्रयू साइमंड्स बेहतरीन खिलाड़ी थे, लेकिन उनसे जुड़े विवाद भी कम नहीं रहे। भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह के साथ मंकी गेट विवाद काफ़ी सुर्खियों में रहा था। ये मामला साल 2008 का है। सिडनी में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच चल रहा था। साइमंड्स ने हरभजन पर नस्लवादी टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। ये मामला इतना बड़ा था कि हरभजन पर कुछ मैचों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। बाद में आईसीसी के कमिश्नर जस्टिस जॉन हैंसन के सामने हरभजन की अपील पर सुनवाई हुई और उन पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए, लेकिन उन्हें आधी मैच फीस का जुर्माना भरने को कहा गया था। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब आईपीएल की मुंबई इंडियंस टीम में साइमंड्स और हरभजन साथ मिलकर खेले। साइमंड्स की शराब की लत की वजह से भी वो सुर्खियों में रहे। उन्होंने रियलिटी टीवी शो बिग बॉस में भी हिस्सा लिया। सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह, शोएब अख्तर जैसे कई खिलाड़ियों ने साइमंड्स के निधन पर दुख जाहिर किया है और उन्हें एक उम्दा खिलाड़ी के तौर पर याद किया है। रिपोर्ट सुना रही थी भूमिका राय। श्रीलंका आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा है। श्रीलंका की स्थिति भारतीय उपमहाद्वीप के कई और देशों के लिए चिंता की वजह बन गई है। इनमें पाकिस्तान भी शामिल है। वरिष्ठ पत्रकार वस्तुल्ला खान आज इसी पर बात कर रहे हैं। इन दिनों हमारे मीडिया पे एक सवाल बहुत पूछा जा रहा है, कहीं हम श्रीलंका तो नहीं बन जाएंगे। फिर खुद ही जवाब भी दे देते हैं, नहीं हालात इतने बुरे थोड़ी हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक होने जा रहा है। पर कैसे ठीक होने जा रहा है? हर शय तो फिसल मंडे पे है। 1 महीने पहले 10 पार्टियों की जो मिली जुली सरकार बनी थी, सत्ता में आने से पहले इन पार्टियों ने ये कह के हम सबको टीबी करवा रखी थी कि 22 करोड़ का देश ना तजर्बेकार इमरानी लौंडों के बस का रोग नहीं। इन लड़कों ने अर्थव्यवस्था समेत हर चीज़ का सत्यानाश मार दिया है और समाज को 2 हिस्सों में भी बांट दिया है। अगर हमें कुर्सी मिल जाए तो देश फिर से पटरी पे चढ़ सकता है। अब ये पुराने इंजन फिर से सरकार में आ गए हैं, मगर पिछले 1 महीने में देश पटरी पे तो खैर क्या चढ़ता, उल्टा रेलवे ट्रैक पे और बड़े बड़े पत्थर आ गिरे हैं। डॉलर वो बदमाश बच्चा है जिसने लगातार पंचों से बेचारे रुपए का मुंह सुजा दिया है। 1 महीने में $1 184 रुपए से बढ़ के 193 तक पहुंच गया है। तेल की कीमत में अंतर्राष्ट्रीय उतार चढ़ाव के नतीजे में पिछली सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत मुसलसल बढ़ाई, पर जाते जाते ये कीमत जून तक के लिए फ्रीज कर गई। नतीजा ये है कि जिस पेट्रोल को इस वक्त 245 रुपए लीटर बिकना चाहिए था, नई सरकार उसे 150 रुपए लीटर बेचने पे मजबूर है। यूं रोजाना खजाने से अरबों रुपए इस रियायती कीमत को बरकरार रखने पे निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कहते हैं कि ऐसे समय जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान रोजाना मुंह में पेट्रोल भर भर के आग के गोले निकाल रहे हैं, तेल की कीमत को छेड़ना सांप के बिल में हाथ डालने जैसा है। तेल की कीमत में इजाफे के बगैर ही इस वक्त मुर्गी का गोश्त 450 से छलांग लगा के 600 रुपए किलो पहुंच गया है। सख्त गर्मी के कारण गंदम की फसल वक्त से पहले पक चुकी है, मगर दाना पूरा पानी ना मिलने पे छोटा रह गया है। इसलिए 30 लाख टन गंदम बाहर से मंगवाने की ज़रूरत है, पर मंगवाएं कहाँ से? इंडिया से इंपोर्ट की गैरत इजाज़त नहीं देती। यूक्रेन और रूस में जूता चल रहा है और जो देश इस समय रूस या बेलारूस से पेट्रोल, गंदम, खाद या खाने का तेल खरीदना चाहते हैं, उनके सर पे अमेरिका जूता लिए खड़ा है। जाएं तो जाएं कहाँ? परंतु रोटी 15 रुपए से 20 रुपए में छलांग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। IMF का डंडा अलग से है। वो बिजली और तेल की कीमत में बढ़ोतरी के बिना $1 बिलियन का कर्जा ढीला करने पे तैयार नहीं। सऊदी और अमाराती 1 महीने से पैसे देने पे लगातार गौर ही कर रहे हैं। ऊपर से सूखा उत्तर से दक्षिण तक सबको लपेट में ले रहा है और अगली फसलों को पानी के लाले पड़े हुए हैं। होना तो ये चाहिए था कि फिलहाल सत्ता का फंदा इमरान खान के गले में ही पड़ा रहता और हर नथु पत्तू उसे बुरा भला कह रहा होता, मगर उतावली अपोजिशन ने देश बचाने का नारा लगा के वो फंदा अपने गले में डाल के इमरान खान को मुक्त कर दिया। अब वो पीछे पीछे है, मिली जुली सरकार आगे आगे और जनता दाएं बाएं शाएं।
इस कंबल से जल्दी जल्दी कैसे जान छुड़ाई जाए, इस मुद्दे पे खुद नई सरकार में भी जितने मुंह उतनी बातें। कुछ कहते हैं कि हमें ये गंद गले में डाल के गालियां खाने के बजाय फौरन चुनाव की तरफ जाना चाहिए ताकि जीतने के बाद कड़े निर्णय लेने में आसानी रह सके। कुछ कहते हैं कि पहले हमें ये आर्थिक गंद साफ करना चाहिए, उसके बाद ही चुनाव करवाने चाहिए। इसी आगे पीछे में समय निकला जा रहा है और ये सवाल भी रोज बरोज जोर पकड़ रहा है कि क्या हम श्रीलंका बनने तो नहीं जा रहे। आसान उदाहरण में आप ये समझो कि श्रीलंका अगर दिल्ली से कोलकाता जाने वाली ट्रेन का कोई मुसाफिर है तो ये ट्रेन हावड़ा पहुंच गई है और पीछे पीछे आने वाली ट्रेन जिसमें पाकिस्तान सवार है उसने अभी अभी गया जंक्शन क्रॉस किया है। पता नहीं मैं समझा पाया कि नहीं। ये थे वस्तुल्ला खान। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com के पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर कभी भी सुन सकते हैं। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।